हेलो नमस्कार बहनों, चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अस्थायी कर्मचारियों को लेकर, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर, संविदा कर्मचारियों को लेकर। वित्त विभाग ने 2 आदेश जारी किया है। इनको लेकर जो दिशा निर्देश बनाए हैं, पूरी विस्तार से इसके संबंध में जानकारी देने वाले हैं। उनको कितना लाभ होने वाला है, कितना लाभ हुआ है अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों को। प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी, इनने पूरी गुणा भाग लगाया है और स्पष्ट बताया गया कि इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को, अस्थायी कर्मचारियों को लाभ होने वाला है या इससे नुकसान होने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। का नियमितीकरण होगा कि नहीं होगा, इसके संबंध में भी जानकारी दी है। साथियों नमस्कार। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने की कैबिनेट ने स्थायी और अस्थायी पदों के अंतर को समाप्त कर दूसरे अन्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के कैडर को समाप्त करने का कैबिनेट का निर्णय हुआ था, जिस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कल वित्त विभाग ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं जो आप सब लोगों के पास उपलब्ध हैं। ये दिशा निर्देश जो जारी हुए हैं, इस संबंध में पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। जैसे कि हमने शुरू से ही, पहले दिन से ही जो आशंका व्यक्त की थी और एक चैनल की डिबेट में हमने जिस तरीके से इस मुद्दे को पर अपना पक्ष रखा था, वित्त विभाग के दिशा निर्देश ठीक उसी दिशा में हैं। उन्होंने सरकारी विभागों में, सरकारी सेक्टर में तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं इस दिशा निर्देश के जरिए, और यही वित्त विभाग के दिशा निर्देशों का कुल निचोड़ है। जैसा कि इसके विषय में ही लिखा है कि ये जो कैबिनेट का फैसला था वो स्थायी पदों का अंतर समाप्त करना और कार्यभारक अक्षमता स्थापना स्थायी कर्मी के सभी पदों को सांकेतिक घोषित करना, यानी डाइंग कैडर घोषित करना, यानी पदों को समाप्त करना। ये जो किया गया है, ये जो फैसला किया गया है, ये फैसला पूरी तरीके से हमारे और आपके और मध्य प्रदेश के करोड़ों परिवारों के खिलाफ है, और खास करके उन परिवारों के खिलाफ है जो चाहते हैं कि उनके परिवार का एक सदस्य कम से कम सरकारी नौकरी में जाए, सरकार का काम करे। ये हर परिवार के मुखिया का, परिवार के लोगों का एक सपना है, छोटा सा। ये सपना वो इसलिए देखते हैं कि सरकारी सेक्टर की नौकरी एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी होती है, जहां नौकरी के से निकाले जाने का खतरा नहीं होता है और वेतन भी सम्मानजनक मिलता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि उसके परिवार का एक सदस्य, एक लड़का, एक लड़की नौकरी में लगे। इस दिशा निर्देश ने उस सपने को तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल सरकार ने पिछले 3 महीने के अंदर अंदर सरकारी नौकरी के बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और प्रचारित ऐसा किया गया है कि सरकार जो है स्थायी नौकरियों की देने की दिशा में बहुत बड़ा काम कर रही है। इसे समझने के लिए आप जो एमपीवी के लिए कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें जो निर्णय हुआ था 50,000 पद स्वीकृत करने का, वहां से समझना शुरू कीजिए। वहां उस वक्त सरकार ने 2 फैसले किए थे। एक तो 50,000 पद स्वीकृत करने का, जिसका काफी प्रचार हुआ था, वहीं दूसरी ओर 23,500 पदों को समाप्त किया था। वो 23,500 पदों को समाप्त करना ये एक फैसला था जिसे सरकार ने किया था, लेकिन जिसको प्रचारित नहीं किया गया। यानी एमपीवी में छोटे पद पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए, जिन पर भर्तियां नहीं हुई। वहां कैसी नौकरी मिलेगी, वो इस वित्त विभाग के दिशा निर्देश में शामिल है। दूसरा जो फैसला हुआ, जिसमें जो दैनिक वेतन होगी, कंटेंजेंसी के कर्मचारी, कार्यवाहक कर्मचारियों के पदों को डाइंग कैडर घोषित किया गया, यानी 1.5-2 लाख पदों को इनको खत्म किया गया है। ये इस दिशा निर्देश का कुल निचोड़ है। अब ये आप समझिए कि जिन पदों को इन्होंने खत्म किया है, ये पद कितने महत्वपूर्ण हैं। ये पद इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय निकाय होती हैं, जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं, स्थानीय जो सरकार होती है, वो वहां के स्थानीय लोगों को इस तरीके छोटी नौकरी देके उनको सरकारी सिस्टम से जोड़ते हैं, सरकारी उपक्रम से जोड़ते आए हैं।
और धीरे धीरे जाके वो स्थायी हो जाते हैं, नियमित हो जाते हैं और उनका भविष्य सुरक्षित होता है। अब आने वाले दिनों में या इस दिशा निर्देश के बाद उन पदों पर भर्ती नहीं होगी और वर्तमान में जो उन पदों पर काम कर रहे हैं वो जैसे जैसे रिटायर होते जाएंगे वो पर ड्राइंग कैडर घोषित होते चले जाएंगे अपने आप ही। उसके लिए कोई कैबिनेट की बैठक नहीं होगी, कुछ नहीं होना है। ये ठीक वैसा ही फैसला है जैसा 1998 में दिग्विजय सिंह सरकार ने लिया था कि शिक्षक के पद को उन्होंने ड्राइंग कैडर घोषित कर दिया था और उनकी जगह शिक्षाकर्मी रखना शुरू किए थे। आज तक वो शिक्षक की भर्ती नहीं होती है, शिक्षाकर्मी वो अध्यापक बन गए, संविदा शिक्षक भर्ती की थी, लेकिन शिक्षक का पद आज तक ड्राइंग घोषित है, मृत है। तो पदों का खत्म करना सरकार का फैसला, ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो सरकार ने आप सब लोगों के सामने पैदा कर दिया है। अब नौकरी कौन सी मिलेगी, ये सवाल आज आप सब लोगों के दिमाग में होगा। और सरकार ने भी कहा है कि दिशा निर्देश भी कर रहे हैं कि हमारे यहां अब 3 कैडर रहेंगे, एक स्थायी, दूसरा संविदा, तीसरा आउटसोर्स। और आउटसोर्स मतलब ठेके वाला निजी एजेंसी द्वारा, ये 3 कैडर रहेंगे। अब संविदा वाला जो कैडर है वो भी एक तरीके से सुरक्षित कैडर है, लेकिन संविदा पर भी आगे भर्ती नहीं होगी। ये इस दिशा निर्देश में स्पष्ट लिखा है कि संविदा पर जो लोग काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे और जैसे जैसे रिटायर होते जाएंगे या जो नियमित होते जाएंगे परीक्षाएं देकर चले जाएंगे, लेकिन संविदा पर भर्ती नहीं होगी। तो भर्ती काय पर होगी, वो भी इस दिशा निर्देश में है कि आने वाले दिनों में सिर्फ जो है आउटसोर्सिंग की भर्ती होगी, निजी एजेंसियों के जरिए विशिष्ट समयावधि कार्य पर लिए जाने के लिए, जैसे कि डेली मजदूर वगैरह जो वन विभाग में चलते हैं ना, दिहाड़ी मजदूर टाइप की भर्ती होगी और अंशकालीन रूप में लोगों को रख लिया जाएगा, थोड़ी देर बुलाएंगे, काम कराएंगे और भगा देंगे। एक तरीके से इस तरीके की भर्तियां होंगी, ये इस दिशा निर्देश में इन्हें स्पष्ट कर दिया है। अब आप समझिए, दूसरे भी जैसे अतिथि शिक्षक हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो है अतिथि विद्वान हैं, तो ये जो सब लोग हैं इनके बारे में इस आदेश में कहा है कि जो लोग भी काम करते हैं इनको क्या सुविधाएं देंगे क्या नहीं देंगे, ये भी इसमें कुछ नहीं कहा गया है। और एक तरीके से अतिथि शिक्षकों के बारे में अगर आप कहें, और स्वास्थ्य विभाग की जो आशा वर्कर हैं, कोटवार भी गांव में काम करते हैं, तो अतिथि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बड़ी संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं, बड़ी संख्या में। तो अतिथि शिक्षक वैसे ही धीरे धीरे इस व्यवस्था से बाहर होते हुए चले जा रहे हैं। अभी भी 1 लाख 1.5 लाख के करीब ऐसे अतिथि शिक्षक घरों में बैठे हुए हैं जो 4-4, 5-5, 10-10 साल तक स्कूल में पढ़ा चुके हैं। आने वाले दिनों में अतिथि शिक्षक का पद जो है अपने आप, जब स्कूल बंद होंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और अभी 30-32 हजार पद भरने की सरकार और बात कर रही है, तो अतिथि शिक्षकों के बारे में उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया है। स्वास्थ्य विभाग का बजट लगातार कम होता चला जा रहा है। आशा वर्करों के सामने भी ये संकट है, उन्हें 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती है, तो ये भी कोई एक स्थायी काम नहीं है। यहाँ भी एक इनके रोजगार पर भी संकट है। कोटवार भी गांव में काम करता है जिसे 2,000-3,000 रुपए मिलते हैं। लोग काम, ये सरकार काम करती रहेगी और इसके लिए सरकार ने कह भी दिया है कि हम जो है आने वाले दिनों में सिर्फ जो है आउटसोर्सिंग के जरिए, अंशकालिक कार्य के जरिए या दैनिक मजदूरी के जरिए लोगों को नियोजित करेंगे। जिन्हें कितना पैसा देना है ये भी इसमें नहीं जिक्र किया, बोला जितनी मर्जी होगी उतना पैसा देंगे। कितना देंगे कि अंशकालीन को कितना मिलता है, 4,000 या 5,000। दैनिक मजदूरी वाले जो काम करते हैं उनको कितना मिलता है, 6,000, 7,000 मजदूरी के दिहाड़ी के हिसाब से छुट्टियां मुट्टियां काट लें। तो पंचायतों में जो बहुत वाटरमैन वगैरह जो काम करते हैं, जिक्र तो किया है उन्होंने, लेकिन क्या मिलता है उनको, 3,000, 2,000, 4,000। तो ये जो बात है जिसको इस दिशा निर्देश में किसको कितना वेतन मिलेगा ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। यानी ये दिशा निर्देश कह रहा है कि सरकार की मर्जी होगी, उतना वेतन देंगे, उतना मानदेय देंगे और लोगों से काम कराएंगे। करना है तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें। ये कुल मिलाकर इस वित्त विभाग के दिशा निर्देश के का निचोड़ है। उन्होंने, सरकार ने एक बड़ा कैडर जो था, अस्थायी दैनिक वेतन होगी, कंटिजेंसी, दैनिक मजदूरी वाला, ये सारे पद इन्हें खत्म कर दिए। इन पदों को खत्म करने का मतलब है कि हर परिवार के से सरकारी नौकरी के सपने को इन्हें छीन लिया है। अब भर्ती काय पे होंगी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो स्थायी भर्ती ही होगी। स्थायी भर्ती में कौन सी भर्ती होंगी, कुछ पुलिस की भर्ती हो जाएगी, बाकी सब भर्तियां जो होना है वो क्लास 2 और क्लास 1 के पदों पर होनी है।
अब क्लास 2 के पद कॉलेजों में हो या सामान्य प्रशासन विभाग के अन्य क्षेत्राधिकार में हो, अब हर परिवार का बच्चा तो क्लास 2 ऑफिसर नहीं बन सकता। ज्यादातर परिवारों के बच्चे क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरी करते हैं, और ये दिशा निर्देश जो जारी हुए हैं ये स्पष्ट कहते हैं कि क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियां अब नहीं दी जाएंगे। ये सारी की सारी नौकरियां अंशकालीन होंगी, ठेके की होंगी और दैनिक मजदूरी वाली होंगी। इसी पर सरकार आने वाले दिनों में लोगों को रखने जा रही है। अब ये जो पूरा मामला है, इस मामले पर पहले भी हम काफी चर्चा कर चुके हैं। आज इसलिए बातचीत करनी पड़ रही है कि ये दिशा निर्देश आने के बाद बहुत सारे लोग उत्सुक थे कि इसमें ऐसा क्या है, पता चलना चाहिए। तो साथियों देखिए, स्थायी और अस्थायी कर्मचारी जो था, अस्थायी कर्मचारी जिसको स्थायी कर्मचारी में समायोजित किया है सरकार ने, वो पहले ही सारी सुविधाएं उनको मिलती थी और अब सरकार को इससे कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने उसमें समायोजित कर लिया है। उससे बहुत ज्यादा लोग लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। अब चूंकि उन्होंने क्लास 3 क्लास 4 के पूरे कैडर को डाइन घोषित कर दिया है, तो आगे के रास्ते भी आपके सब बंद हो गए हैं। और इसमें एक बात और है, हमारे कई विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी ऐसे पदों पर काम कर रहे थे जो पद स्वीकृत थे। उनके बारे में दिशा निर्देश कहते हैं कि इन्हें 2027 तक धीरे धीरे खत्म कर देंगे, निकाल देंगे। यानी ये जो आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का खतरा भी इस दिशा निर्देश में सामने आ चुका है, जिसे समझने की भी जरूरत है। और ये खतरा उन लोगों के ऊपर भी है। बड़ी संख्या में हमारे स्थानीय निकायों में ऐसे कर्मचारी काम करते हैं जो ठेके पे हैं, जो दैनिक वेतनभोगी हैं या दूसरे हैं। उनके बारे में भी सरकार ने कहा काम करते रहेंगे, ये कहा काम करते रहेंगे। क्या जो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे या इनको कहीं दूसरी जगह ले जाया जाएगा? तो ये पूरे दिशा निर्देशों की जो भाषा है वो भाषा ये है कि इन्हें आउटसोर्सिंग में, अंशकालीन में या दैनिक मजदूरी वाले मद में समायोजित भी किया जा सकता है। और ये प्रक्रिया भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि कई विभागों में, स्वास्थ्य विभाग को अपन लें तो वहां पर रोगी कल्याण समिति में की मद से बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में अस्पतालों में कर्मचारी काम करते थे, जो कलेक्टर इसका अध्यक्ष होते थे और उन्हें वो एक तरीके से अस्थायी कर्मचारी थे। उन सारे हजारों कर्मचारियों को अभी हाल ही में आउटसोर्सिंग में तब्दील कर दिया गया, पहुंचा दिया गया। इससे पहले एनएचएम के संविदा कर्मचारी थे, सपोर्ट स्टाफ के, उनको भी आउटसोर्सिंग किया गया था। तो ये खतरा बना हुआ है कि ये जो स्थानीय निकायों में या दूसरे विभागों में इस तरीके के सरकारी मद से जो लोग काम पैसा मिल रहा है, अस्थायी प्रवृत्ति का काम कर रहे हैं, दैनिक मजदूरी, जो दैनिक वेतनभोगी हो या स्थायी कर्मी हो, इनको भी आउटसोर्सिंग में सरकार ला सकती है। क्योंकि इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि ये जीवन भर काम करते रहेंगे। तो क्या सुविधाएं मिलेंगी क्या नहीं, ये सब। अब वेतन, सबसे बड़ा मुद्दा है वेतन। वेतन की बात यहां छुपा ली गई है पूरी तरीके से। जिन लोगों से सरकार काम कराना चाहती है उनके लिए वेतन क्या होगा? हमारी लड़ाई भी इसी बात की चल रही थी कि सरकार अपना काम अपने विभाग में करा रही है, तो ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। तो अब रास्ता एक ही बचा है हम लोगों के सामने। वो रास्ता है कि हम लोग जो है एक मंच पर आए, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे वो कोटवार हो, चाहे वो व्यवसाय शिक्षक हो, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे अंशकालीन हो, चाहे वो लोकल यूथ सर्वेयर हो, चाहे जितने कर्मचारी हैं, चाहे योग सहायक हो, जितने भी लोग सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं में काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, इन सबको अब एक मंच पर आना पड़ेगा। वरना सरकार जो है बहुत गलत रास्ते पर जा चुकी है और एक तरीके से कहें तो पूरे के पूरे कैडर को ये दिहाड़ी मजदूर के रूप में तब्दील करने जा रही है। दिहाड़ी मजदूर की तरह आपसे काम लिया जाएगा और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग में अभी जो भर्तियां हुई हैं मल्टीपल वर्क के नाम पर, वो क्या है? वो यही है कि आपको एक निश्चित वेतन दिया जाएगा और आपसे कुछ भी काम कराया जाएगा। आपसे पखाना भी साफ कराया जाएगा, आपसे झाड़ू भी लगवाई जाएगी, आपसे ड्रेसिंग भी कराई जाएगी, कुछ भी काम करा सकते हैं, मल्टीपल वर्क। ये स्वास्थ्य विभाग से ये प्रयोग शुरू हो चुका है और एक निश्चित वेतन दिया जाएगा। 8,000 होगा, 10,000 होगा, 9,000 होगा, 7,000, जो भी होगा दिया जाएगा। तो ये प्रयोग शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में सरकार इसी रास्ते पर जाने वाली है और इसी तरीके के लोगों को भर्ती भी करेगी। और इसीलिए विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार ने 3 श्रम कानूनों को बदला था, संशोधन किया था। वो इसीलिए किया था कि जिससे कि न्यायालयीय बाधाएं दूर हो जाए।
अभी हाल ही में जो श्रम कानूनों को खत्म करके जो 4 संहिताएं बनाई गई है वो भी इसलिए की गई हैं कि आपके कानूनी रास्ते भी बंद कर दिए जाएं। और इस वित्त विभाग के दिशा निर्देशों की भाषा भी यही है कि आप न्यायालय में भी नहीं जा सकते। और सरकार ने जो कैबिनेट में जो निर्णय लेकर एक इसलिए भी लिया है कि जो न्यायालय में लोग चले जाते थे वो न्यायालय में जाने की प्रक्रिया रुके। तो यानी आपके न्यायालय जाने का रास्ता भी बंद किया गया है, आपके सरकारी नौकरी के सपने को खत्म किया गया है और आपसे एक दिहाड़ी मजदूर की तरह काम कराने के रास्ता सरकार ने तैयार कर लिया है। ये कुल मिलाकर कैबिनेट में फैसला हुआ था, उसके दिशा निर्देश जारी हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो व्यवस्था कौन सी है जो सरकार बना रही है नौकरियों में। हमारे देश को आजाद हुए 70-75 साल होने वाले हैं, पूरे अमृतकाल चल रहा है। 75 साल में जो नौकरियों की जो व्यवस्था बनी थी उस व्यवस्था में नौकरियों में सुरक्षा थी और एक वेतन भी था। और जिन नौकरियों को करते हुए हम बच्चों को पढ़ा लेते थे, आगे बढ़ते थे, समाज में भी एक सम्मानजनक स्थान हासिल करते थे। और जो आप देख रहे हैं समाज का जो पूरा विकास वो नौकरियों के जरिए ही हुआ है। क्योंकि एक इतने बड़े प्रदेश को या 140 करोड़ की आबादी वाले देश का में सर्विस सेक्टर सबसे होना जरूरी है और सर्विस सेक्टर के जरिए ही इस देश को चलाया जा सकता है। अब जब सर्विस सेक्टर में सुरक्षा नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो देश, वो प्रदेश और वो समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता।